Hello and welcome to Reflections with Hiba, where I am very, very excited to be in conversation with Aleena Khan, leading actress of the award-winning movie Joyland. Joyland is Pakistan's official submission to the Oscars. It is the winner of many, many awards. And Radio Azad is extremely excited to be bringing this movie to Dallas on April 27th at the Angelica Theater. And we'll talk about how you can make sure you don't miss that screening. Aleena, Assalamu alaikum. जी वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए। जी थैंक यू सो मच आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे भी मौका दिया कि मैं दूसरों के साथ अपने आप को या अपनी कम्युनिटी को प्रेजेंट कर पाऊं या अपनी बात दूसरों तक पहुंचा पाऊं, तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके साथ हूं। सबसे पहली बात अलीना, बहुत बहुत मुबारक हो ऑन द अमेजिंग सक्सेस जो जॉयलैंड को मिली है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये आप सबका साथ था, आप सबका प्यार था जिसकी वजह से ये कामयाबी पॉसिबल हुई। समटाइम आपकी मेहनत उस तरह से रंग नहीं लाती जब तक औरों का साथ ना हो, तो मुझे काफी हद तक ये उम्मीद है कि आप सबके साथ की वजह से आज भी पॉसिबल हुआ कि माशाल्लाह हमारी जॉयलैंड मूवी जो है वो इतनी इंटरनेशनली अवार्ड विन की है उसने। और बिल्कुल। और अलीना ये बताइए कि जॉयलैंड हुई कैसे, आपको ये रोल मिला कैसे? मैंने फर्स्ट टाइम डार्लिंग की थी साइम जी के साथ। डार्लिंग मेरी फर्स्ट शॉर्ट मूवी थी, वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था किस मेन स्ट्रीम में या इंडस्ट्री में, मीडिया इंडस्ट्री में काम करने का। मैंने पहले डार्लिंग की थी, माशाल्लाह उसको भी इंटरनेशनली अवार्ड मिले। वो इटली वीनस से अवार्ड विन हुई, साउथ बाय साउथ वेस्ट से अवार्ड विन हुई, इटली वीनस फिल्म फेस्टिवल से अवार्ड विन हुई, तो माशाल्लाह से उसको भी कामयाबी मिली। पर ये था कि वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था एक शॉर्ट मूवी का, और ये एक फीचर मूवी थी, ये बहुत डिफरेंट थी उससे। यहाँ तक पहुंचना मुझे था कि शायद साइम सर उस तरह से मुझे मौका नहीं देंगे, क्योंकि माशाल्लाह और बहुत सी ट्रांस हैं पाकिस्तान में टैलेंटेड जो चाहती हैं इस तरह का प्लेटफॉर्म या अपने प्रेजेंट करना चाहती हैं लोगों के सामने एक बीइंग ह्यूमन इंसान की तरह। बट ये था कि प्रॉपर्ली इसके ऑडिशन हुए थे, मैंने खुद ऑडिशन दिया था, साइम जी ने इसका भी ऑडिशन लिया था। जो मैंने डार्लिंग की, तो उसमें जो मेरा कैरेक्टर था वो बहुत सॉफ्ट था, पिसा हुआ था, थोड़ा सा कहीं ना कहीं दबा हुआ था। बट जॉयलैंड में जो साइम सर ने कैरेक्टर लिखा था, पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो स्टोरी वाइज, लाइन वाइज मुझे बहुत पसंद आया कि उसमें जो हमारे कैरेक्टर को था वो ज्यादा बना के नहीं था दिखाया गया, या उनको पिसा हुआ या बेचारगी की तरह से नहीं दिखाया गया था, एक बीइंग ह्यूमन इंसान की तरह दिखाया गया था कि वो अपने आप से या अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए लोगों से जद्दोजहद कर रही है। तो ये था कि थोड़ा सा डिफिकल्ट था, वो गुस्से वाली थी, उसे वो हर टाइम गुस्से में रहती थी, उसे ना पसंद नहीं थी, तो वो मेरी पर्सनली लाइफ से बहुत डिफरेंट था। अलबत्ता साइम सर ने उसका ऑडिशन लिया, अलबत्ता फाइनली मैं उसमें कामयाब रही, और फिर इस तरह से जॉयलैंड का सफर स्टार्ट हुआ। बहुत सी चीजें नई थी क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं फीचर मूवी कर रही थी जॉयलैंड, और इतने सीनियर्स पर्सन थे जो इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, और हमारे पाकिस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है ट्रांस कम्युनिटी के लिए, ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे वो एक्टिंग क्लासेस आके सीख सके। तो मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा अहमियत रखती थी, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की, सबका बहुत साथ था, मुझे जरा नहीं फील हुआ कि मैं न्यू लोगों के साथ काम कर रही हूँ। और साइम सर ने भी पूरी टीम मेंबर्स को बताया हुआ था कि वो एक इस तरह मेरे साथ एक थर्ड जेंडर से काम कर रहे हैं, तो सब कुछ बहुत अच्छा था, सबका साथ था, सबका प्यार था। सरमद सर थे, पूर्वा जी थी, साइम जी थे। हमारी जो मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था, वर्कशॉप्स हुई थी इसके लिए। तो उस वर्कशॉप की वजह से मुझे बड़ी हेल्प हुई, क्योंकि जब मैंने डार्लिंग की तब मुझे टाइम नहीं था मिला। मुझे 2 दिन पहले बताया गया था कि इस तरह से एक शॉर्ट मूवी बनी है, क्या तुम इंटरेस्टेड हो, तो वो एक अलग से एक चेन थी वो। अलबत्ता ये था कि शुक्र है, थैंक गॉड कि मुझे मौका मिला अपनी कम्युनिटी को प्रेजेंट करने के लिए, ना ही कि जिस तरह शुरू से चलता आ रहा है कि हमारे कैरेक्टर्स को या हमारे जेंडर को जो है वो मेल या फीमेल प्रेजेंट करते हैं, तो उस तरह से वो हमारे कैरेक्टर को बता नहीं पाते, या हमारी फीलिंग्स जो हम महसूस करते हैं या जो हमारे में चाल चलन या जो हमारी सोल है एक अंदर का, लोग उसको उस तरह से नहीं जान पाते। तो मुझे बड़ी खुशी है, और मैं तो सबसे पहले अपनी टीम का और साइम जी का ही शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने ये रिस्क लिया और उन्होंने फर्स्ट टाइम हम ट्रांस को मौका दिया कि हम अपनी कहानी को अपनी ज़बानी लोगों तक पहुंचा सकें। अलीना ये बताइए कि ट्रांस कम्युनिटी ऑब्वियसली एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी मुश्किलात फेस करती है माशरे से। जी बीइंग अ ट्रांस पाकिस्तान के माशरे में क्या-क्या मुश्किलात हैं या क्या-क्या ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस आपने एक्सपीरियंस किए हैं? मैं अगर अपने बचपन की बात करूं तो बचपन एक ऐसी लाइफ होती है जिसमें आप बहुत कुछ सीखते भी हैं
जी। बहुत कुछ समझते भी हैं, बहुत से अपने साथ का या पराये साथ का आपको पता चलता है। पर हम्म। ये कि मेरे थर्ड जेंडर की वजह से मुझे काफी जगह पे डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। अच्छा। मेरी फैमिली मेरे जेंडर से बहुत कंफ्यूज थी। वो अक्सर मुझे कहा करती थी कि तुम कोशिश करो कि तुम लड़कों की तरह अपने आप को प्रेटेंड करो, लड़कों की तरह रहो, माशरा क्या कहेगा, खानदान क्या कहेगा। अब्बू जो थे वो अक्सर बाहर जाते थे तो मामा मुझे कहती थी कि जाओ जाके पापा को बुला लाओ घर। तो मैं जाया करती थी, तो जो मेरे पापा के फ्रेंड थे ना, तो वो अक्सर मेरे पापा से सवाल किया करते थे कि आपके बेटे का ज़हनी तवाज़ुन ठीक तो है, वो हाँ। इतना लड़कियों की तरह क्यों चलता है, लड़कियों की तरह क्यों प्रेटेंड करता है, क्या उसमें कोई हवाई चीजें तो नहीं है, जाओ इसको कोई या इनको इसको किसी बाबे से मिलवाओ जो मतलब इसको ठीक, इस तरह की बातें किया करते थे जो मैंने बचपन में सुनी। तो हाँ। मुझे खुद से सवाल हुआ करता था कि मैं तो एक नॉर्मल लड़कों की तरह रह रही हूँ, ठीक है, बेशक मेरी एक रूह उस तरह की है, या मुझे लड़कियों की तरह रहना पसंद है, या मुझे घर के कामों में काम करना पसंद है, मुझे मर्दों में जाना नहीं पसंद। मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो फीमेल्स हैं, स्कूल में मैं जाती हूँ तो मैं लड़कियों में बैठती हूँ, मैं लड़कों में नहीं बैठती क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मेरा सोल था उस तरह से। पर लोगों को इन चीजों से क्या मसला है मैं नहीं थी समझ पाई तब। एक टाइम आया कि मेरे बहन भाई जब थोड़े से बड़े हुए तो वो भी जब बाहर जाया करते थे तो उनको भी जो मेरे फ्रेंड, उनके जो फ्रेंड्स वगैरह थे वो पूछते थे कि तुम्हारे भाई की शादी होगी भी या नहीं, हाँ। ये शुरू से इस तरह का है, आपकी कोई और भाई तो इस तरह का नहीं है, मुझे भी इस तरह के लोग सवाल किया करते थे। हम्म। तो बहुत सी मुश्किलात थी। अलबत्ता मैंने फिर सोचा कि नहीं, शायद मुझ में कोई कमी है, मेरी गलती है कि मैं अपने आप को फीमेल समझ रही हूँ, हालांकि मैं फीमेल नहीं हूँ, मैं मेल हाँ। हूँ। तो हम्म। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि चले कोई नहीं, मैं एक लड़कों की तरह जिंदगी गुजारने की कोशिश करती हूँ, उससे ये होगा कि मेरे माँ बाप मुझे बुरा नहीं कहेंगे, मेरे हाँ। बहन भाई मुझे बुरा नहीं कहेंगे, जो मुआशरा होगा वो मुझे एक अच्छी नजर से देखेगा कि चलो मैं एक अच्छे तरीके से एक जॉब कर रही हूँ, वहां से अपनी मैं अपना रोजगार कमा रही हूँ। हम्म। तो मैं तब पढ़ती थी एट में, हाँ 8 में मैं पढ़ती थी। और मैंने ना साथ पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर दी क्योंकि मुझे था कि घर में भी रहती थी तो अक्सर मोहल्लेदार जो थे वो आवाजें कसते थे घर के बाहर से, ओए खुसरिया, ओए ख्वाजा सरा, ओए खुसरे बाहर निकल। तो जो मेरे बहन भाई होते थे वो तो जाहिर बात है बुरा मनाते थे, पर मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगता था कि मैं कोई लड़कियों की तरह रह नहीं रही हूँ। तब मैं छोटी सी थी, मेरे छोटे छोटे बाल थे इतने इतने, और हाँ। क्या था कि मैं पैंट शर्ट पहना करती थी, मैं कोई लेडीज कपड़े नहीं पहना करती थी, पर लोग मुझे बचपन से जज कर रहे थे क्योंकि मेरे अंदर वो एक सोल था बचपन से। हाँ। अलबत्ता क्या उसे कहते हैं, मैंने अपनी मामा को भी काफी दफा कहा, मेरी मामा ने मुझे कहा कि ठीक है बेटा, पर ये है कि तुम कोशिश करा करो कि हम्म। तुम किसी के सामने अपने आप को इस तरह से प्रटेंड मत किया करो, लड़कों की तरह रहा करो, बैठा करो, जो कि बहुत मुश्किल था मेरे लिए। हाँ। मैंने जॉब स्टार्ट की, मुझे था कि जॉब करूंगी तो सीएगा कि मैं अपने घर में टाइम कम दूंगी, मोहल्लेदार मुझे कम देखेंगे, वो मेरे बहन भाइयों से कम सवाल करेंगे, मैं उनकी नजर से दूर चली जाऊंगी थोड़ा। मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दी तो जॉब में ये हुआ कि वहां पे भी लोग मुझे आवाजें कसते थे, डिफरेंट डिफरेंट नेम से बुलाते थे, ओए सोने, ओए चिकने, बात तो सुनो, हमारे पास तो बैठो, कोई चीज खा रहे होते थे तो वो कहते थे कि इसको खा लो, मतलब इस तरह के अल्फाज यूज करते थे। तो वो मेरा, आप खुद समझती कि मैं अगर 8 में पढ़ती थी तो मेरी एज क्या थी। तो हाँ। उस उम्र के लिहाज, उन तकाजे के अंदर अगर मैं इस तरह की बातें सुन रही थी तो वो मेरे पे क्या रिएक्ट कर रही थी। मुझे अपनी स्टडी भी करनी थी, मुझे अपने आने वाला फ्यूचर देना था, मुझे अपने बहन भाइयों को लेके चलना था। कि सम टाइम ऐसा होता था कि मैं घर में बैठती थी तो मेरे से कोई भी बात नहीं था करता, अगर कोई करता भी था तो वो मुझे कहते थे कि हाथ मत हिलाओ, लड़कों की तरह बात करो, जो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल था। हाँ। मामा कहीं ना कहीं मुझे साथ करती थी, मुझे सपोर्ट करती थी क्योंकि उनको पता था कि मैं, जाहिर बात है उन्होंने मुझे पैदा किया, उनके हाथ में मैं पली बड़ी। तो ये चीजें मैं बस बचपन से थी, शुरू से मुझे डांस करने का बहुत ज्यादा शौक था बचपन में। तो जो हाँ। मेरे पापा थे और मेरी मामा को कहा करते थे कि मेरा बेटा जो है वो बड़ा होके एक्टर बनेगा। अच्छा। तो मेरी जो जब मेरे पापा की डेथ हुई तो मेरे बहन भाई मुझे अक्सर सवाल मुझे कहा करते थे, अगर पापा जिंदा होते तो हम उसको बताते कि तुम एक्टर नहीं, तुम तो मतलब कि खुसरे बने हो। तो तब मुझे ये अल्फाज बहुत हर्ट करते थे क्योंकि मुझे था कि ये मेरे बहन भाई हैं, मैं इनके साथ रहती हूँ। हाँ। अगर मुझे ये नहीं समझ पा रहे तो मुझे दुनियादार किस तरह समझेंगे, या मैं उनको अपना आप किस तरह बताऊंगी कि मैं क्या हूँ, या मैं क्या चाहती हूँ, या मैं मतलब कि मैं जानबूझ के ये चीजें नहीं कर रही। हाँ। अलबत्ता अगर और मुश्किलात की बात करूँ तो फिर मैं घर से बाहर निकल गई। फाइनली मैंने सोचा कि नहीं, मैं जॉब करके भी अपनी फैमिली के दिल में जगह नहीं बना सकती, मैं मुआशरे के दिल में जगह नहीं बना सकती। घर में भी रह के लड़कों की तरह फिर भी कहीं ना कहीं मेरे घर वाले मुझे जज करने की कोशिश करते हैं। सम टाइम मेरी मामा ने, मेरे बहन भाइयों ने मुझे एक दफा मारा भी, एक दो दफा मारा। मैंने घर से काफी दफा भागने की नाकाम कोशिश की क्योंकि मुझे था कि जब आप घर से बाहर निकलूंगी तो शायद मुझे मेरे बहन भाई नहीं कहेंगे ख्वाजा सरा, दुनियादार कहेंगे तो बेशक कहें, मेरे बहन भाई कहेंगे तो मुझे ज्यादा बुरा लगता था। वो मुझे कहते थे कि जा खुसरिया दे कोल, तू खुसरा ही है, एवें तू खुसरिया दे कोल ही रहना है, किन्नी को देर तू अपने आप ਨੂੰ मतलब कि इंज रखेगा तो जा चला जा खुसरिया दे कोल। तो वो अल्फाज मुझे बहुत बुरे लगते थे कि मेरे माँ बाप हैं, ये मुझे क्यों
इतनी नफरत करते हैं, क्योंकि हमारे माशरे में पहले ही एक स्टिग्मा दिए गए ख्वाजा सराओं को कि जो ख्वाजा सरा ये बैगिंग करते हैं या जिस्म फरोशी करते हैं या रोडों पे खड़े होकर मांगेंगे या फंक्शंस वगैरह करेंगे, कि यही कर सकते हैं और इनके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो माँ बाप को भी कहीं ना कहीं यही डर होता था कि अगर मैं ख्वाजा सरा बनूंगी तो आने वाले वक्त में मैं उनके लिए शर्मिंदगी का बायस ना बनूं। हाँ। तो वो मुझे काफी रोक टोक इस चीज से किया करते थे, मैंने काफी मारे भी खाई। फाइनली मैंने भागने की कोशिश की, मैंने 2-3 दफा भागी, पर मुझे बिल्कुल नहीं था पता कि जब आप भागते हो तो आपको पैसे चाहिए होते हैं, आपको छत चाहिए होती है, आपको सुकून की जगह चाहिए होती है, आपको कपड़े चाहिए होते हैं, आपको खाना चाहिए होता है, इतनी जरूरियात होती हैं। तो मैं क्या करती थी, मैं घर से बाहर निकलती थी और मैं रोडों में हम्म। चलना फिरना शुरू कर देती थी, और सिर्फ चलती रहती थी, मैं कहीं बैठती उठती नहीं थी। हाँ। और मैं सिर्फ रोती रहती थी और अल्लाह से दुआ करती थी कि अल्लाह में इसमें मेरा कसूर क्या है, या मैं ऐसा क्या गलत कर रही हूँ जिसकी वजह से मुझे ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है, कि मेरी फैमिली भी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही, मुआशरा भी उस तरह से नहीं देखता। सम टाइम ऐसा भी हुआ कि लोगों ने मुझे हरास करने की कोशिश की, मैंने डर के जान छुड़वा के वहां से भागी, मैं वापस घर चली गई कि चलो कोई बात नहीं, माँ बाप हैं, वो मुझे ख्वाजा सरा कह रहे हैं, एटलीस्ट कहें, पर वो महफूज तो मुझे हो। हरास नहीं कर रहे उस तरह से, मेरी जिंदगी सुकून में है। पर फिर भी मुझे कभी ना कभी अपने लिए फैसला करना था, अपनी जिंदगी के लिए मुझे फैसला करना था। तो मैंने क्या उसे कहते हैं, मैं निकली हूँ घर से बाहर, मैंने फैसला किया कि अब मैं घर तभी आऊंगी जब मैं अपना कुछ बना लूंगी, अपनी फैमिली को बता पाऊंगी कि मैं एक बीन ह्यूमन, एक नॉर्मल इंसान हूँ, और मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ जो एक मर्द या एक औरत कर सकता है, अगर आप मुझे मौका देती या आप मुझे समझती या मुआशरा मुझे समझता या उस तरह से सपोर्ट करता, तो शायद बहुत सी चीजें चेंज हो पाती। अलबत्ता मैं बाहर निकली, जब मैं बाहर निकली तो कोई काम नहीं था, मैंने फंक्शंस करना स्टार्ट कर दिए। फंक्शंस की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है, लोगों ने शराबें पी होती हैं, फायरिंग होती है, आए दिन आपने देखा होगा, आप अगर पाकिस्तानी न्यूज देखती हैं तो जी जी। आपको सुनने में कि बहुत सी ट्रांस है, उनका कत्ल हो जाता है, उनके साथ रेप किया जाता है, उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, बहुत सी चीजें इस तरह आपको करती हैं हमारी ट्रांस डेली में। तो मैं भी फंक्शन की जिंदगी बहुत मुश्किल थी मेरी। फिर मकान नहीं मिलते हमारी ट्रांस कम्युनिटी को, फिर हमारी ट्रांस कम्युनिटी के लिए तालीम के लिए उस तरह से सहूलियात नहीं है। तो अलीना, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। जब आप पहली बार घर से भागी तो आप आपकी एज क्या रही होगी? मैं सिर्फ जब फर्स्ट टाइम भागी थी, जब मेरे पास तब 20 रुपए या 30 रुपए थे, और मैं 3 दिन घर से बाहर रही थी, और मेरे पास 20-30 रुपए में मैंने सिर्फ एक टाइम का खाना खाया था, और 3 दिन में बस भूखी चलती रही। हम्म। अ, तब मेरी एज थी 11 साल, अच्छा। 11-12 साल होगी। तब मैं पढ़ भी रही थी और साथ मेरे ये भी चीजें चल रही थी हम्म। कि अब्बू आते थे तो वो घर आके मामा को बोलते थे कि इसे समझाओ कि जब बाहर निकले तो लड़कों की तरह रहे, इसे शलवार कमीजें पहनाओ खुली खुली लड़कों वाली, ताकि ये लड़कों की तरह रहे, इसके बाल छोटे रखो। तो अक्सर घर में मेरी वजह से लड़ाई झगड़ा रहता था। तो मैंने बड़ी दफा भागने की कोशिश की, पर 12-13 साल की उम्र में मैंने फैसला कर लिया था कि नहीं, अब मुझे घर नहीं रहना, मुझे अपने लिए कुछ करना है इन फ्यूचर। क्योंकि ठीक है, मेरे माँ बाप थे, मुझे खाना खाने को देते थे, मेरी छोटी मोटी जरूरत भी पूरी करते थे, मैं उनका दिल से शुक्र अदा करती हूँ। पर ये है कि कब तक वो करते, एक ना एक दिन मुझे अपने पाँव पे खड़े होना था। अगर मैं घर में ही रहती, चार दीवारी में रहती, तो शायद मैं कुछ ना कर पाती। हम्म। तो मेरे में एक जज्बा था कुछ करने का, और मैंने बहुत कुछ फेस भी किया। जब आपके पास कुछ ना हो, आपको सड़कों में चलना पड़े, आपके पास कुछ छत ना हो। एक टाइम आया कि मैं जब 11 साल की उम्र में भागी, तो वो हम्म। मेरा पहला एक्सपीरियंस था। मेरे पास 30 रुपए थे, मैंने खाना खाया, और मैंने खाना खाने के बाद मैंने रोड पे चलना शुरू कर दिया। एक दिन पूरा गुजरा, अगले दिन सुबह के टाइम था, कोई 5 बजे का, और सुनसान सड़कें थी। हम्म। मैं एक शॉप के बाहर जाके मैं बैठ गई, और वहां पर बैठे बैठे किस टाइम मेरी आंख लगी मुझे नहीं पता। हम्म। अलबत्ता एक आदमी आया, मैं बहुत नींद में थी, बहुत थकी हुई थी, चल चल के मेरी टांगे बहुत ज्यादा दर्द कर रही थी। उसने मुझे हिलाया, उसने मुझे कहा कि तुम घर से भागे हो। मैंने कहा जी बिल्कुल। तो उसने कहा चलो आ जाओ अंदर आके सो जाओ। तो मुझे एक सुकून हुआ कि चलो शुक्र है मुझे एक जगह मिलेगी जहाँ पे मैं सीधी लेट के सुकून हम्म। से नींद पूरी करूंगी। आप यकीन नहीं करेंगे, अभी मैं जाके वहां पे लेटी थी और उस इंसान ने मुझसे छेड़खानी करना शुरू कर दी। ओए। मैं बहुत ज्यादा हर्ट हुई, बहुत ज्यादा दुखी हुई कि इस इंसान को नहीं पता कि मैं क्या फेस कर रही हूँ जिंदगी में, बिल्कुल। और वो उसे नहीं इंसान पता सोचता कि है ये कि वो कोई मुझसे अपनी क्या चाह रहा इंसानियत में कुछ कर रहा है और पता चलता है कि उसकी नीयत गलत है। है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सॉरी। मैंने कहा, इंसान उस वक़्त पे ये सोचता है कि चलो कोई अगर हिम्मत दे रहा है, हौसला दे रहा है, तो उम्मीद जागती है, और फिर वही अफ़सोस कि हर किसी की नीयत सही नहीं होती। जी बिल्कुल।
फिर बस इसी तरह था। और एक टाइम आया कि जब मैंने फंक्शन स्टार्ट किए, मैंने एक डांसर थी बहुत अच्छी, मुझे शुरू से मेहनत करने का शौक था। मैंने बिल्कुल बैगिंग नहीं की, मैंने बिल्कुल जिस्म फरोशी नहीं की। मैंने फंक्शंस किए वो इसलिए क्योंकि मुझे था कि ये बैगिंग और जिस्म फरोशी से बेहतर है। कल को मैं अपने माँ बाप के दिलों में जगह बना पाऊंगी, या मैं उनको बता पाऊंगी कि मैंने कुछ ऐसी गलत एक्टिविटीज नहीं की जिससे मैं आपके लिए शर्मिंदगी का बायस बनूं। जी। मैंने फंक्शंस वगैरह करना शुरू कर दिया। वहाँ पे भी सम टाइम काफी मसले होते थे, लोग गाड़ी से नीचे उतार देते थे, फायरिंग करते थे अगर उनसे बात नहीं किया करते थे। तो बड़ी बड़ी अजीब सी चेन थी। अलबत्ता एक टाइम आया कि मेरी जिंदगी में बहुत सुकून हो गया। मैंने हाँ। अपने लिए घर ले लिया, उसमें जरूरत की कुछ चीजें रख ली मैंने, अच्छा खाना पीना हो गया। पर फिर भी अच्छा। कहीं ना कहीं दिल में एक सवाल था मेरे कि ठीक है, मैंने अपनी जिंदगी कामयाब मैं हो गई हूँ, मैंने अच्छा कमाना शुरू कर दिया, मैंने अपनी जिंदगी का दारोमदार खुद चलाना शुरू कर दिया, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट भी मैंने करना शुरू कर दिया है। पर अभी भी कहीं ना कहीं वो सवाल, वो स्टिग्मा मेरे बहन भाइयों का, मेरे माँ बाप का मेरे पीछे है कि हम्म। वो यही सोच रहे हैं कि मैं डांस कर रही हूँ, या मैं बैगिंग कर रही हूँ, या मैं जिसम फरोशी कर रही हूँ। क्योंकि मैं तो उनसे मिलती नहीं थी, काफी देर में उनसे नहीं थी मिलती, क्योंकि घर वाले मुझे पसंद नहीं थे करते। मैं हाँ। अक्सर जाया करती थी तो बहन भाई मुझसे मिलते नहीं थे। मेरे दिल में इतनी हसरत होती थी कि 3-4 माह बाद मुझे बेचैनी होना शुरू हो जाती थी कि मैं जाऊं अपनी बहन भाइयों की शक्ल देख लूं। हाँ। तो अक्सर होता था कि मैं जाया करती थी बहन भाइयों को मिलने के लिए, तो मामा को कहती थी मामा बहन भाई कहाँ है। तो मामा कहती थी कि वो सो गए हुए हैं, पर उनकी मुझे आवाज आ रही होती थी। फिर आप समझती हैं कि इन चीजों को महसूस करना या बर्दाश्त करना कितना मुश्किल होता था। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी, मुझे था कि आज नहीं कल नहीं कभी ना कभी मैं उनके दिल में जरूर जगह बनाऊंगी, या हाँ। उनको मैं बताऊंगी कि मैं एक बीइंग ह्यूमन, एक इंसान हूँ नॉर्मल। आप मेरे जेंडर की वजह से मुझे क्यों देख रहे हैं, आप एक इंसान के तौर पे देखें मुझे, तो शायद आपके काफी सवालों का आपको जवाब मिल जाए। अलबत्ता मुझे दिल में सवाल था, और मैं अपने अल्लाह से हमेशा दुआ करती थी कि अल्लाह में मेरे लिए कोई बेहतर जरिया बनाए जिससे मैं अपने माँ बाप के दिल में जगह बना पाऊं, या अपने मुआशरे के दिल में जगह बना पाऊं। क्योंकि लोग उस तरह से नहीं एक्सेप्ट करते थे। जब मैंने अकेले रहना शुरू किया तो मैंने आपको बताया कि फंक्शन में मैं बहुत कुछ फेस करती थी, उससे हट के भी इर्द गिर्द के लोग, मुआशरे के लोग जहाँ पे हम रहते थे, उन लोगों का रिएक्ट, हमें घर रेंट पे नहीं मिलते थे, मिलते तो उनका किराया बहुत ज्यादा होता था। और अच्छा। लोगों को मसले होते थे कि जी नहीं, आप ख्वाजा सलाम को क्यों घर दे रहे हैं, ये तो हमारे बच्चों को खराब करेंगे और ये करेंगे। और मुझे ये नहीं समझ आती कि जब उनके बच्चे पैदा होते हैं तो हम ख्वाजा सराय जाके उनको लोरी देते हैं, उनके बच्चों के लिए खैर आफियत की दुआ मांगते हैं, हाँ। उनकी खुशी गमी में हम शरीक होते हैं, वो अपनी खुशी में हमें बुलाते हैं। तो फिर वो क्यों इस तरह सोचते हैं कि हम ही उनके बच्चों को किसी गलत एक्टिविटीज में घुसा सकते हैं। हालांकि सोशल मीडिया इतना आम है, इतनी चीजें चल रही हैं। तो अलबत्ता लोगों की सोच इस तरह बनी हुई है कि एक स्टिग्मा हमें शुरू से मिला गया है। उसकी रीजन ही ये है कि हमारे लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। बहुत सी ट्रांस है, पढ़ी लिखी, बहुत सी टैलेंटेड हैं जो चाहती हैं कि वो अच्छे तरीके से एक अच्छे नॉर्मल इंसान की तरह रिजल्ट कमाए, और अपनी फैमिली, अपने बहन भाइयों का सुकून, और एक मुआशरे के साथ बीइंग ह्यूमन इंसान की तरह जिंदगी गुजारने का सुकून वो हासिल कर पाए। हम्म। अलबत्ता अल्लाह, मैंने एक वक्त आया कि मुझे वो डार्लिंग से सुना, डार्लिंग के बाद फिर मुझे जो आइलैंड का हुआ, तो फिर चेंजिंग आती गई। अब एक वक्त है कि शुक्र है, मैं अपने देखने वालों का भी शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने इतनी इज्जत से नवाजा कि जिंदगी में इतनी चेंजिंग आई। मैं 11 साल की उम्र में मैंने भागना शुरू किया, और जब मैं फर्स्ट टाइम कैन फिल्म फेस्टिवल में गई, मैं उस कैन फेस्टिवल में अवार्ड विन करने से एक रात पहले मैंने अपनी मामा को फोन किया। मैंने हाँ। उनको बताया कि इस तरह फेस्टिवल में मैं हूँ, प्लीज मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ बेहतर करूं, मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर हमारी पाकिस्तानी फिल्म ये अवार्ड विन करती है। मेरी मामा ने बोल के मुझे कहा कि हाँ बेटा, मुझे पता है कि तुमने जिंदगी में बहुत कुछ फेस किया, अगर यही हम तुम्हारे साथ होते तो शायद तुम्हारी जिंदगी में और भी बहुत सी आसानियां पैदा होती। हम्म। तो एक हिम्मत पैदा हुई। अलबत्ता वो फिल्म अवार्ड विन हुई हम्म। माशाल्लाह से, एक प्योर पाम का, और बेस्ट जजेस का अवार्ड से मिला। तो जी। उससे ये हुआ कि मैं जैसे कैन गई, मैंने पहली रात सीधा अपने घर में अपनी माँ बाप, अपने बहन, मेरे पापा नहीं है सॉरी, मैंने अपनी मामा और बहन भाइयों के साथ रात गुजारी। और वो जो रात थी, वो जो सुकून था, वो जो बहन भाइयों के साथ बात थी, जो हंस के वो मुझसे बात करे थे, हम्म। आप यकीन नहीं कर सकती, वो शायद मेरी जिंदगी का यादगार लम्हा होगा जो मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। क्योंकि माँ बाप का प्यार, आपको जिंदगी में बहुत से अच्छे रिश्ते मिलते हैं, बहुत से आपको साथ मिलते हैं आपको, पर जिस तरह आपके माँ बाप आपके लिए सोचते हैं, क्योंकि वो बचपन में भी मेरे लिए गलत नहीं सोचते थे। उनको यही था कि अगर वो मुझे छूट देंगे तो शायद मैं कहीं बैगिंग करती हुई नजर आऊंगी, रोडों पे धक्के खाती हुई नजर आऊंगी। वो इसलिए मेरे बारे में सोचते थे, मुझे रोक टोक करते थे। आज जब उनको पता चला है कि मैं एक ह्यूमन ह्यूमन एज अ ट्रांस के होने के बावजूद भी मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह वो सब कुछ कर रही हूँ जो एक मेल या फीमेल कर रहा है, तो उनकी सोच में काफी फर्क आया। जो न्यू यूथ है उनके अंदर इतना टैलेंट पैदा हुआ, तो उससे मुझ में एक पर्सनली जज्बा पैदा हुआ जिंदगी में कुछ और बेहतर से बेहतर करने का।
अलीना, आपकी स्टोरी सुन के जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अमेज़ करती है और जो बहुत ही काबिले तारीफ़ चीज़ है, वो ये है कि आपने इतनी मुश्किलात फ़ेस की हैं। बचपन से, और बचपन का टाइम बिल्कुल आपने सही कहा, वो वक़्त होता है जब हम मेंटली बहुत डिपेंड करते हैं औरों पे, ख़ास तौर से अपनी फैमिली पे, एक्सेप्टेंस के लिए, जी। मोहब्बत के लिए, जी। अंडरस्टैंडिंग के लिए। और वो आपको ना सिर्फ़ ना मिला, बट इंस्टेड बहुत सारी उन्हीं से चिढ़ या मिसअंडरस्टैंडिंग या लैक ऑफ सपोर्ट मिला। उसकी वजह से आपने ऑब्वियसली डिसाइड किया कि आप घर से जाएँ, उसके बाद का सफ़र भी आसान नहीं था। जो चीज़ मुझे जी। सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है वो ये है कि आप इतनी पॉज़िटिव रहती हैं, और यू हैव आप अपनी फैमिली के लिए भी, बहुत लोग अपनी फैमिली के लिए फिर बदगुमानी करते हैं। उनको लगता है कि आज मैं कामयाब हो गई हूँ, तो अब मेरे घर वाले मेरा साथ देना चाहते हैं बिकॉज़ मैंने नाम कमाया है। लेकिन जिस वक़्त पे आपको ज़रूरत थी वो लोग नहीं थे। ये आपके लिए मुश्किल था कि आप उनको वैसे ही एक्सेप्ट करें और उनसे मोहब्बत रिसीव करें, या इसके लिए आपको थोड़ा-सा यू हैड टू वर्क ऑन योरसेल्फ? देखिए, माँ-बाप रिश्ता ऐसा है कि अगर औलाद बुरी भी हो, हुँ, तो माँ-बाप अपनी औलाद को बुरा नहीं कहती या उनमें एक हिम्मत ही नहीं पैदा होती उस तरह से वो हाँ, कह पाएँ। मुझे वो भी वक़्त याद है कि जब मैं अपनी माँ-बाप से नहीं मिलती थी हुँ, और मैं कहीं न कहीं फँसी होती थी। मतलब कि मैं अगर आपको कोई मिसाल दूँ, एक टाइम आया कि मैं एक फंक्शन पे गई केपीके में। हमारे पाकिस्तान में, पंजाब में दरअसल ये है कि 10 बजे के बाद डीजे अलाउ नहीं होता। तो अच्छा, जितनी ख्वाजात हैं वो अपना रिज़्क कमाने के लिए जाती हैं केपीके में। गाँव में चली जाती हैं। गाँव में ये होता है कि वहाँ पे लोग इतने सेंसिटाइज़ नहीं होते, इतने पढ़े-लिखे नहीं होते गाँव पे, उनको इतना जेंडर के बारे में इल्म नहीं होता। तो ये होता है कि काफ़ी मसले-मसाइल होते हैं फंक्शंस पे हमें। तो मैं एक फंक्शन पे गई तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही थी। उससे अच्छा। कुछ दिन पहले मेरी एक फ्रेंड थी, हुँ, वो फंक्शन पे गई और उसको बहुत फायरिंग हुई थी, उसके डायरेक्ट यहाँ पे माथे पे फायर लगा और वो उसी वक़्त गिर गई। एक अच्छा, रैंडम फायरिंग हो रही थी हाँ, और उसकी डेथ हुई और मैं 3-4 दिन बाद मैं दोबारा फंक्शन पे गई क्योंकि मेरे पास कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं थी रिज़्क कमाने के लिए, तो हाँ, मुझे फंक्शन करने थे। मैं गई तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही थी और मैं बहुत डर गई थी, तो मैंने कहा पता नहीं अल्लाह बेहतर करे। अपनी माँ-बाप के लिए दुआ करने लग पड़ी कि आसानी हो, मुझ मैं बहुत डर चुकी थी। एक टाइम आया कि मेरी मामा की मुझे कॉल आ गई। हाँ, और आप यकीन नहीं करेंगे मेरी मम्मा ने मुझे कहा कि बेटा मुझे ना बेचैनी हो रही है, मुझे लग रहा है तुम किसी परेशानी में हो। तुम्हें कोई अच्छा, टेंशन तो नहीं है? हुँ, अगर तुम किसी टेंशन में तुम मुझे बताओ और मेरी मजबूरी थी फंक्शन करना। हाँ, तो मैंने उनको कहा कि नहीं, नहीं अम्मी मसला मुझे कोई नहीं है, मैं किसी किस्म की परेशानी में नहीं हूँ। बस आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि सबके लिए आसानी हो, सबके लिए हाँ, बेहतरी हो। हुँ, क्योंकि मैं उनको बताना नहीं थी चाहती, एक तो मैं बचपन से उनके साथ नहीं थी, कहीं न हाँ, कहीं उनको ये दर्द था कि जहाँ पे सब बहन-भाई बैठते हैं, वहाँ पे मैं क्यों नहीं हूँ, हाँ, ठीक है? तो अगर मैं उनको बताती कि मैं इस तरह इतनी जद्दोजहद करके, इतना खून-पसीना करके मैं कमाई करती हूँ, या फंक्शन से मैं पैसा कमाती हूँ, तो शायद उनके उनको लिए भी और तकलीफ मुश्किल होती, होता, बिल्कुल, उनको और तकलीफ होती, बिल्कुल। तो मैंने क्या कहा कि जी नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप मेरे लिए खैर की दुआ करें, सबके लिए खैर की दुआ करें और मैं अभी फंक्शन पे हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूँगी। हाँ, तो पर उनका उस टाइम मुझे फ़ोन करना, तो माँ-बाप शुरू से ही आपके साथ उस तरह से होते हैं। सम टाइम कुछ गलतफ़हमियाँ होती हैं जिनको या तो माँ-बाप को चाहिए कि वो अपने जो बच्चे हैं उनसे वो क्लियर करें, या बच्चों को चाहिए कि वो अपने माँ-बाप से उन बातों को क्लियर करें ताकि उनके दिल में कोई बात ना रहे हुँ, या वो कुछ नेगेटिव ना सोचें। बाकी मैंने शुरू से मेरी ज़िंदगी का मकसद ही ये था कि मैं अपनी फैमिली के दिल में जगह बनाऊँ। हुँ, उनको मैं एट लीस्ट ये बता पाऊँ कि मैं कुछ गलत नहीं करना चाहती या मैं कुछ गलत नहीं हूँ, अगर मेरा जेंडर ये है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक बीइंग ह्यूमन नॉर्मल इंसानों की तरह अपनी ज़िंदगी गुज़ारूँ, एक अच्छे इंसान की तरह अपना रिज़्क कमाऊँ। हुँ, मुझे वो भी वक़्त याद है कि मैं अपने घर में जब पैसे देने जाया करती थी, तो मेरी बहन कहा करती थी मेरी मामा को कि इससे ये पैसे मत लो, हाँ, ये हराम के पैसे हैं। हमें नहीं चाहिए ये पैसे। हाँ, और मैं तब रोती थी क्योंकि मुझे पता था कि मैं वो पैसे किस तरह कमाती थी। हाँ, पत्थरों के ऊपर नाच-नाच के, नंगे पाँव डांस करना, हुँ, और हुँ, डांस ये भी नहीं कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। आप रात को 10 बजे डांस करना शुरू करते हैं और आपको 3 बजे तक, 4 बजे तक लगातार डांस करना पड़ता है। लोग वहाँ पे आपको बैठ के पैसे नहीं देते। हाँ, जो लोग मज़ाक कर रहे होते हैं, उनको उस तरह से ट्रीट करना होता है, जिन्होंने काम देखना होता है, उनको डांस दिखाना होता है। डांस मेरी बचपन से हॉबी थी।
मैंने बहुत सी मारें भी खाई डांस की वजह से, हाँ, बट ये था कि उस मारों ने मुझे इतना मजबूत किया कि आने वाले टाइम पे मैंने अपने उस डांस की बेस पे लोगों के दिलों में बहुत सी जगह बनाई। काफी लोग ये समझ चुके थे कि ये टैलेंटेड पर्सन है, ये अपना मेहनत करके कमाती है, ये अपना डांस दिखाती है, पैसे लेती है, इसको ये नहीं कि कोई इसको टच करे। हाँ, तो काफी लोग हैं जो अभी भी मेरी इज्जत करते हैं। अब मैं इंडस्ट्री में इन हो गई हूँ, माशाल्लाह से इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। हम्म, तो ये कभी भी लोग मुझे कहते हैं कि आओ हमारा फंक्शन करो, या हमें तुम्हारा डांस पसंद है, हम चाहते हैं कि तुम हमारी खुशी में शरीक हो। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनको ना करूं। पर हाँ, अब मजबूरी भी है कि मुझे इंडस्ट्री भी लेके चलनी है, क्योंकि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी हमारी पूरी साउथ एशियन ट्रांस कम्युनिटी के लिए कि हाँ, हमें इंडस्ट्री में मौका मिला अपना कदम जमाने के लिए। और मैं चाहूंगी कि मैं अपने साथ साथ जो मेरी बाकी ट्रांस हैं, मैं हम्म, उनको भी मौका दूं कि वो अपने आप को एक बीन ह्यूमन इंसान की तरह अच्छी जगह पे देख पाएं, और उनके में उनमें भी एक जज्बा पैदा हो कि वो सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनको एक डर होता है, जिस तरह मुझे था कि मैं किसी फैक्ट्री में जॉब करने जाऊंगी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मुझे किस तरह रिएक्ट करेंगे। अगर मैं कहीं चले फैक्ट्री में जाना दूर की बात, मैं की चनों की रेडी भी लगाती हूँ, हम्म, तो मुझे लोग किस तरह देखेंगे, मुझे लोग किस तरह रिएक्ट करेंगे। हम वैसे इतनी देर से एक मुआशरे का हिस्सा हैं, ये नहीं कि हम अभी से आए हैं, हाँ, या हाँ, हम कोई एलियन है जो न्यू न्यू इजाद हुए हैं इस दुनिया में। बिल्कुल। हम नस्लों दर नस्ल चलते आ रहे हैं। पर अभी भी काफी लोग हैं जो इस चीज से सेंसिटाइज नहीं है, या वो जानना नहीं चाहते हमारी कम्युनिटी के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में, जो हमारे अलीना रीति पता है, रिवाज हैं जो शुरू से चलते आ रहे हैं जी। अलीना एक बात ये भी होती है कि आर्ट जो होती है ना, थिएटर हो गया, मूवीज हो गई, एनी फॉर्म ऑफ आर्ट, सबसे खूबसूरत तरीका होता है कि हम लोगों से कनेक्ट करें और अपने जी बायसेस, हमारे दिमाग में जो लोगों को लेके गलत फहमियाँ, नफरतें हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो क्लियर करें। तो आर्ट का जो रोल है वो बहुत अहम है, और आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अलग अलग तरीके होते हैं तब्दीली लाने के। हम प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट के सामने नारे भी लगा सकते हैं, लेकिन आर्ट एक ऐसी चीज है जिसमें आप किसी की ह्यूमननेस को पूरी तरीके से देख सकते हैं। एंड आई थिंक जी आपने, being the first transgender person to be shown in Pakistani cinema, वो जो लोगों के दिमाग में जो स्टीरियोटाइप्स हैं उसको दूर करने में ये बहुत अहम स्टेप लिए। जी, बहुत शुक्रिया। और ये भी बात है कि ऑब्वियसली जब ये सब हो रहा था, आपके कॉन्स्टेंटली जो एक चीज मैं सुन रही हूँ वो ये है कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी और फैमिली की इज्जत का बहुत ख्याल था। ये सिर्फ नहीं था कि मुझे सिर्फ पैसे बनाने या मुझे कामयाब होना है, क्योंकि उसके लिए इंसान अलग अलग रास्ते भी ले सकता है। आपको ये था कि मुझे अपनी इज्जत भी रखनी है, अपने घर वालों की भी इज्जत बना के रखनी है। और जिस तरीके से आपको मौका मिला है जॉयलैंड में, उसमें यू गॉट अ चांस कि आप दिखा पाएँ, बता पाएँ और लोगों को महसूस करा पाएँ कि क्या-क्या परेशानियाँ फ़ील होती हैं आप लोग की कम्युनिटी को। जी जी बिल्कुल, जो आइलैंड ने काफी हद तक हमारी ट्रांस कम्युनिटी को लोगों के सामने लाया और उनको ये बताया कि हमारी ट्रांस कम्युनिटी को किन चीजों का सामना करना पड़ता है, या हम ट्रांस कम्युनिटी अपनी जिंदगी में कितना अहमियत रखती हैं। हुँ, एक हुँ। इज्जतदार इज्जत कमाना, हम नहीं चाहती कि हम पूरी जिंदगी बैगिंग या जिस्म फरोशी के जरिए। हमारी बहुत सी ट्रांस है जो पढ़ी लिखी हैं, हुँ, जिनके हुँ। पास इतना टैलेंट है, पर उनके पास उस तरह से प्लेटफॉर्म नहीं है, या उनको उस तरह से मौके नहीं दिए जाते कि वो अपने टैलेंट को प्रेजेंट करें उस तरह से। तो उनको ये कि आ जाके उनको अपने पेट की जरूरत को पूरा करने के लिए उनको ये करना पड़ता है। अगर मैं किसी एक जिस्म फरोशी इंसान की भी बात करूँ ना, जो सेक्स वर्क भी करता है, तो अगर मैं उसकी भी बात करूँ तो जो उसकी जिंदगी में मुश्किलात आती हैं जब वो फेस करते हैं, अगर मैं आपसे वो शेयर करूँ तो शायद आपको भी पता चले कि कितना मुश्किल होता है उस जी, तरह के एक प्रोस्टिट्यूट जिंदगी गुजारना, कितना डिफिकल्ट होता है किसी के लिए भी, चाहे वो मेल फीमेल है या वो ट्रांस है या जिस तरह भी। तो क्या उससे कहते हैं, मुझे था कि ये एक बहुत अच्छी एक चीज थी सामने। सबसे बड़ी बात जो मुझे स्टोरी की समझ पसंद आई वो ये थी कि डार्लिंग में और जो आइलैंड में, अगर मैं डिफरेंट की बात करूँ, डार्लिंग में ये था कि ठीक है, एक ट्रांस के ऊपर कैरेक्टर बना हुआ था, उसकी स्ट्रगल दिखाई जा रही थी, उसकी जी, क्या उसे कहते हैं, एक मुआशरे के साथ घुल मिल के काम करने की एक नौयत दिखाई गई थी। पर ज्वाइलैंड ये था कि इसमें सिर्फ ट्रांस नहीं थी, सिर्फ ख्वाजसरा नहीं थी, इसमें हाँ, और भी लोगों की जिंदगी की कहानी चलाई गई थी, और उन कहानियों में हम ख्वाजसराओं को भी हिस्सा बनाया गया उनकी कहानी का, बिल्कुल। जो कि रियलिटी है, जो कि हम का आपको हर मुआशरे में हर जगह नजर आएंगे, चाहे वो रोड है, चाहे वो शॉपिंग मॉल है, चाहे वो कुछ भी कहीं भी जगह है, हम आपको कहीं ना कहीं लाजमी नजर आएंगे। तो क्या है कि एक बीन ह्यूमन इंसानों की तरह उन्होंने उन सब कैरेक्टर्स को दिखाया जो इस मुआशरे का हिस्सा है, जो इस मुआशरे की कासी करता है, या
जो एक अगर मैं मेल की बात करूं या हैदर के कैरेक्टर की बात करूं या राशि के कैरेक्टर की बात करूं या मुमताज के कैरेक्टर की बात करूं, तो सब हर किसी इंसान के अंदर वो बीइंग ह्यूमन वो तमाम फीलिंग्स थी जो हर इंसान में होती हैं, गुस्सा होना, प्यार आना, जेलसी, अपनी मेहनत या अपने काम से लगन। तो ये एक बहुत ही एक मसल के एक अच्छी एक स्टोरी थी, जो कि इस तरह की स्टोरीज बनना बहुत जरूरी है। ये हमारे माशरे की कासी करता है। जो आइलैंड काफी उन टॉपिक्स के ऊपर बात करती है जो हम चीजें देखते तो हैं पर उनके बारे में हम बात नहीं करते। तो मैं तो ये सैम जी का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि सैम जी तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हमारे डायरेक्टर है, क्योंकि मेरा सेकंड एक्सपीरियंस है उनके साथ काम का। तो अल्लाह उनको मजीद कामयाब करे, मैं जरूर उनको बुलंदियों से बुलंदतर देखना चाहूंगी। और अलीना, बहुत आपने एक सही बात कही कि अक्सर ये होता है कि जॉयलैंड पे सिर्फ ये फोकस नहीं है कि सिर्फ ट्रांस कम्युनिटी की चैलेंजेस पे, जो पूरे माशरे में औरतों की जो मुश्किलात हैं, मर्दों की जो मुश्किलात हैं, शादी की जो मुश्किलात हैं, ट्रांस कम्युनिटी की जो मुश्किलात हैं, और ये सब आपको ये एहसास दिलाता है कि हम सब इंसान हैं। तो खुशी, गम, अफसोस, जलन, हसद, गुस्सा, ये सब बड़े ह्यूमन इमोशंस हैं। ये जी बिल्कुल। रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते किसी एक जेंडर के लिए। जी बिल्कुल। अलीना, आपने कभी सोचा था जॉयलेंट बनाते हुए कि उसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स और इतनी कामयाबी मिलेगी? हम्म, नहीं sis, इतना नहीं था पता कि माशाल्लाह से इतनी कामयाबी मिलेगी, लोग इतना सराहेंगे, हुँ, हुँ। या लोग वाकई में। मुझे कहीं ना कहीं था कि मैं अपने जेंडर को प्रेजेंट कर रही हूँ फर्स्ट टाइम, पता नहीं लोगों का नजरिया क्या होगा। या क्योंकि शायद ज्यादातर मीडिया में जो है आपको पता है कि हमारे कैरेक्टर को मेल्स प्ले करते हैं, तो उससे जी, ये होता है कि मुझे हमेशा शिकवा रहा है कि वो मेल्स को नकली बाल लगा के एक हाँ, मेकअप करके दिखाते हैं एक बनावटी तौर पे। तो हाँ, जो मुआशरा होता है वो भी ये महसूस करता है कि शायद हम कोई बनावटी हैं, हाँ, ये हमारा कोई जेंडर नहीं है, हम बने हुए हैं। तो मुझे था कि चलिए अगर मैं अपना कैरेक्टर कर रही हूँ, एक तो लोगों को ये क्लैरिटी होगी हुँ, कि ठीक है हम एक प्रॉपर एक जेंडर हैं और हम अपनी जिंदगी से पूरा जिंदगी हमने इस जेंडर को साथ लेके चलना होता है। ये कोई मजाक नहीं होता कि जी, हम अगर आज अपने आप को ट्रांस कह रहे हैं तो 4 दिन बाद हम अपने मेल कहेंगे, या हम अपने आप को उस तरह से रखते हैं। यहाँ मतलब कि पहला एक्सपीरियंस था मेरा, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैंने जब काम किया मैंने इसमें बहुत मेहनत की, सब लोगों ने बहुत मेहनत की, पर मेरी मेहनत मैं इसलिए कहूंगी कि मैं सेट पे अलग से करती थी और मैं घर में आके अलग से करती थी। हाँ, मैं अपने डांस की बात करूँ तो डांसर में शुरू से थी, तो मुझे था कि इसमें मुझे जब डांस का मौका मिल रहा है, इसमें 2-3 आइटम सॉन्ग है, बीबा का एक सॉन्ग है हाँ, और बीबा का सॉन्ग है, तो उसमें था कि हम वॉकिंग डांस इस्तेमाल कर रहे थे। तो उसके लिए मैंने कुछ स्टंट्स वगैरह इस्तेमाल किए, मैंने माशाल्लाह बहुत मेहनत की। हाँ, पर मुझे था कि सिर्फ इसलिए कि अगर तो ये कामयाब होगी तो हुँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर ये नहीं भी होगी तो एटलीस्ट जो हमारे न्यू डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं या जो हमारे बाकी डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं वो एटलीस्ट ये जरूर सोच पाएंगे कि वो हमसे हमारा कैरेक्टर करवाएंगे। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जिस तरह हम किसी फीमेल या मेल के एहसासात या उनकी फीलिंग्स या जो वो फील करते हैं या जब वो जो महसूस करते हैं या वो जो दर्द उनका है वो हम पर प्रेजेंट ना कर सकते लोगों की आंखों के सामने, तो उस तरह वो भी हमारे कैरेक्टर को उस तरह से लोगों को नहीं दिखा बिल्कुल। सकते। तो मुझे था कि अगर मैं अपना कैरेक्टर अच्छा करूंगी तो शायद आने वाले टाइम में चलो मेरे लिए नहीं तो मेरी न्यू ट्रांस कम्युनिटी के लिए आसानियां पैदा होंगी, लोग जरूर सोचेंगे कि वो हमारे कैरेक्टर हम ही से करवाएं। पर मैं दिल से शुक्र अदा करती हूँ अपनी उस अल्लाह का, हाँ, आप सब लोगों का, देखने वालों का, कि उसे इतनी कामयाबी मिली और माशाल्लाह इतनी इंटरनेशनली उसने अवार्ड विन किए। तो वैसे मुझे पता नहीं था, पर मैं आपको बता नहीं सकती कि हर हर लम्हा मेरे लिए एक यादगार लम्हा था। जो आइलैंड का जितना भी सफर, जितने भी हम फेस्टिवल्स में गए, लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से लोगों ने हमसे मिले लोग जितने भी थे बाहर के। मुझे जरा नहीं लगा कि बाहर कोई जेंडर फोबिया है। मैं फर्स्ट टाइम कैन के लिए मैंने ट्रैवल किया था। हाँ, कैन के बाद फिर मैं ऑस्ट्रेलिया, फिर लंदन, फिर कनाडा, फिर सॉरी लंदन, फिर अमेरिका। तो काफी लोगों से मिलना जुलना हुआ, मुझे बिल्कुल कहीं भी फील नहीं हुआ कि लोग आपके जेंडर को मैटर करते हैं। वो जहाँ मैंने महसूस किया कि वो आपके टैलेंट को देखते हैं, उनके लिए मैटर नहीं करता कि आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, आप थर्ड जेंडर हैं, आप कौन है। वो आपके टैलेंट को देखते हैं। तो बड़ा एक जज्बा पैदा हुआ, बड़ी खुशी हुई, लोगों का बहुत प्यार था, स्टैंडिंग ओवेशन मिली। बहुत लंबी तो स्टैंडिंग ओवेशन मिली। जी बिल्कुल, और ये अंदर से पता नहीं कितनी हिम्मत पैदा की, कितनी मेरे में ये चीजें देख के कितनी हिम्मत पैदा हुई, और मैं अपनी आने वाली जो न्यू यूथ है, मैं बड़ी खुशी और बड़े फख्र के साथ मैं उनसे ये चीजें शेयर करती हूँ और मैं उनको कहती हूँ कि
आप लोग भी कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें और माशाल्लाह से अब इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हमारी ट्रांस कम्युनिटी के लिए मज़ीद और अपॉर्च्युनिटीज़ निकलेंगी, जैसे अभी पाकिस्तान में कुछ ट्रांस के लिए हैं अपॉर्च्युनिटीज़। इंशाल्लाह। और अलीना, आई थिंक इस सफ़र में जिसमें आपको इतनी मुश्किलों के बाद अल्लाह ने इतनी कामयाबी दी है, इसमें आई थिंक आप अपने खुद का मिजाज और खुद की पॉजिटिविटी और जो कहते हैं ना अल्लाह पे जो भरोसा और तवक्कुल होता है, उसका बहुत जी, बड़ा रोल लगता है, क्योंकि आपने कभी उन मुश्किलात की वजह से ये नहीं सोचा कि मैं गिव अप करूं, या ये नहीं सोचा कि मैं किसी के लिए अपनी फैमिली के एंटी हो जाऊं। आई थिंक वो जितनी मुश्किलात थी वो आपको मोटिवेट करती रही कि आप आगे बढ़ें, और आई थिंक उसी का नतीजा ये निकला कि आपको एक इतना कीमती रोल मिला जिसमें आप सिर्फ अपने लिए नहीं पर पूरी कम्युनिटी जी के लिए बिल्कुल। बहुत आवाज उठा सकी। एंड जी, होपफुली सॉरी दिस, आपकी आवाज़ ब्रेक हो गई थी। मैं कह रही हूँ, और होपफुली जॉयलैंड जैसी मूवीज ने जो रास्ता दिखाया है उससे बहुत सारे और आर्टिस्ट को करेज मिलेगा कि वो ट्रांस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करें। जी, बिल्कुल, क्योंकि अब देखिए माशाल्लाह जो आइलैंड में ठीक है हमारे कैरेक्टर के बारे में बात की गई, हमारी ट्रांस कम्युनिटी की स्ट्रगल के बारे में बात की गई, उनके कुछ कल्चर दिखाए गए, उनका कुछ जी, रहन-सहन दिखाया गया। पर अभी भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को दिखाना, बताना बहुत ज़रूरी है। उन तक वो चीज़ें पहुँचाना बहुत ज़रूरी है कि हम ट्रांस की ज़िंदगी क्या होती है, हमारे तरीक़े-कार क्या हैं, हमारे रीति-रिवाज क्या हैं, जो गुरु-चेले का कल्चर है, वो हम्म, किस तरह है, क्यों है। हाँ, ये मतलब कि लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि ये शुरू से चलता आ रहा है और हाँ, लोग शायद काफ़ी लोग हैं जो इन चीज़ों को अ, हम जिन्स परस्ती और इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट नेम देते हैं, हम्म, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट सोच रखते हैं। जी, काफ़ी लोग अच्छे भी हैं जो सेंसिटाइज़ हैं, जिनको पता है जेंडर के बारे में, वो जो समझते हैं या जानते हैं। हम्म, पर देखिए ज़्यादातर जो ट्रांस हैं वो मिडल एरियाज़ में रहती हैं। जी, तो वो ज़रूरत है कि मिडल एरिया सेंसिटाइज़ हो, तो वो तभी होगा जब हमारे मीडिया में हमारे लिए कोई कैम्पेन चलाई जाएगी, हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए कोई कैम्पेन चलाएगी या जो हमारे न्यू डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं, वो चाहेंगे कि वो हमारी कहानी लोगों तक पहुँचाएँ या हमारी स्टोरीज़ पे वर्क करें ताकि लोगों को बता सकें कि हमारी ज़िंदगी क्या है या हम क्या कुछ फेस करते हैं। तो यकीनन बहुत सी चीज़ें चेंज होंगी क्योंकि मीडिया बहुत एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, वो बहुत अहमियत रखता है क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आप खुद जहाँ तक नहीं पहुँचती वहाँ पे मीडिया पहुँचाता है बात। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये हुँ। बताइए अलीना कि पाकिस्तान में जो बिल पास हुआ था उसके बाद से आपको क्या लगा है कि ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट हुई हैं, ज़्यादा अवेयरनेस ट्रांस कम्युनिटी के बारे में आई है? जी जी बिल्कुल 2018 में बिल पास हुआ जी। पर ये है कि अभी भी स्टिल उसमें काम चल रहा है। हुँ, अभी भी प्रॉपर उस तरह से चीज़ें नहीं चली अगर मैं सही बात कहूँ तो। हाँ, 0.5% कोटा निकला है 0.5% और माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत सी ट्रांस हैं जो टैलेंटेड हैं और पढ़ी-लिखी हैं। जी। पर ये भी मैं गवर्नमेंट का शुक्र अदा करती हूँ कि 0.5% भी कोटा निकालना हमारे हुँ, लिए एक बड़ी खुशी की बात है, जो कि पहले नहीं थी। हाँ। एक टाइम था कि हम सोचते थे कि हम आने वाले वक़्त में क्या करेंगे? हुँ, हुँ, या हमारी आने वाले वक़्त में ज़िंदगी क्या होगी? पर अब हमें कहीं न कहीं पता है कि हाँ, अगर यहाँ जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लिए इतना सोचा है कि हमें 0.5% दिया, वहाँ पे आने वाले टाइम में हमारे लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा होंगी। हुँ, पर ये है कि अभी कुछ हैं ट्रांस गुनी-चुनी जो हैं पाकिस्तान में काम कर रही हैं। बहुत सी ट्रांस ऐसी हैं जो टैलेंटेड होने के बावजूद अभी स्टिल अपनी उसी तरह की ज़िंदगी गुज़ार रही हैं, जो कि बहुत मुश्किल होती है। क्योंकि मैं पर्सनली मैं चीज़ें देख चुकी हूँ, अपनी कम्युनिटी में रह चुकी हूँ, रहती हूँ, हुँ, हुँ, तो मुझे पता है कि आए दिन उनको किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो ये है कि मुझे उम्मीद है कि मज़ीद आगे बेहतरी होगी। अभी हाल में सुनने में आया कि हमारी ट्रांस कम्युनिटी के लिए तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बनाया गया है पंजाब पुलिस की तरफ से। अच्छा। और उस तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में ये है कि कोई भी अगर ट्रांस कम्युनिटी को किसी किस्म का मसला परेशानी होगा पंजाब में, हुँ, तो हुँ, वो ये है कि ट्रांस को मतलब कि थानों वगैरह में नहीं जाना होगा, वो हुँ, हुँ, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर जा सकती हैं, वहाँ पे जो होंगी वर्कर्स होंगी जो काम कर रही होंगी उस अदारे को उसको चला रही होंगी तहफ़्फ़ुज़ सेंटर को, वो भी ट्रांस ही होंगी। जी। तो वो ज़रा एक ट्रांस के लिए आसानी होगी कि वो इज़िली अपनी बातें जो हैं उनसे शेयर कर सकती हैं। तो इसके लिए भी मैं पंजाब पुलिस का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो ये है कि चेंजिंग आ रही है, पर ये है कि मैं तो यही चाहूँगी कि उनको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलें, उनके लिए जॉब्स हों, जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि जहाँ पे वो
20-25 अगर मेल फीमेल काम कर रहे हैं किसी जगह पे, तो वहाँ पे अगर 1-2 ट्रांस को भी को जॉब की के लिए वैकेंसीज दें, उनको मौका दें, तो पता नहीं कितनी ट्रांस के रिज़्क बेहतर हो सकते हैं, कितनी ट्रांस एक बिल्कुल अच्छे इंसानों की तरह ज़िंदगी का रिज़्क कमा के अपनी फैमिली में, अपने माँ-बाप के दिलों में जगह बना सकते हैं, मुआशरे में दिल जगह बना सकते हैं। क्योंकि मैं अब एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ, क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी में काफ़ी चेंजिंग हुई जो आइलैंड के बाद, मुझे काफ़ी कामयाबी मिली, लोगों ने काफ़ी जाना इंटरनेशनली लेवल पे, तो मेरी ज़िंदगी में काफ़ी चेंजिंग आई। और जो बाकी ट्रांस हैं, जो ज़िंदगी में कुछ नहीं करी, वो तो अभी वैसी की वैसी ही हैं। और बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि खाली एक जो आइलैंड से आप साउथ एशिया की जो है ट्रांस, उनकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। अभी बिल्कुल बहुत सी चीज़ें हैं जो बताना, दिखाना ज़रूरी है। तो टाइम लगेगा, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी जो न्यू यूथ होगी, उनको वो चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ेंगी जो कुछ हमने फेस की है। बहुत सी हमारी माएँ-बहनें हैं जो इन चीज़ों को समझती हैं, और अब कुछ ट्रांस ऐसी मैंने अब देखी हैं जिनकी फैमिली उनको सपोर्ट भी कर रही है। तो खुशी होती है, एक हिम्मत पैदा होती है कि ठीक है, देर सही दुरुस्त सही, पर एक नॉर्मल बीइंग ह्यूमन इंसान की तरह हम अपने मुआशरे के साथ खड़े हैं। तो मेरे लिए बिल्कुल। ये भी बड़ी और ये फ़ख्र सफ़र की बात। जब भी हम अपने लिए राइट्स या अपने लिए आवाज़ उठाते हैं, बहुत लंबा सफ़र होता है, लेकिन एट लीस्ट जब ऐसी कोई मूवी जी। बनती है, तो उससे एक अवेयरनेस, एक सेंसिटिविटी लोगों में आती है एंड होपफुली उससे रास्ते खुलते हैं कि और लोगों में भी हिम्मत आए इस टॉपिक पे बात करने की और समझने की कि क्या मुश्किलात हैं। जी, बिल्कुल। अलीना, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं डैलस में क्योंकि 27वीं अप्रैल को द 27th ऑफ अप्रैल रेडियो आज़ाद प्रेजेंट कर रहा होगा जॉयलैंड की स्क्रीनिंग एंजेलिका फिल्म थिएटर पे। बहुत सारे लोगों ने अपने टिकट्स ले लिए, हम लोग ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हैं, ओह! कुछ ही सीट्स बची हुई हैं और हम चाहेंगे कि कोई मिस आउट ना करे आपको इन एक्शन जी, ज़रूर। देखने में और इस मूवी को पूरी तरीके से एंजॉय करने में, जिसने बहुत सारा प्राइड लाई है ये पाकिस्तान को इन टर्म्स ऑफ the awards it's won और स्पेशली जिस टॉपिक पे इसने आवाज उठाई है। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो वंस अगेन जो तरक्की मिली है जॉयलैंड को, और उम्मीद है कि आने वाला भी सफर आपके लिए बहुत अच्छा गुजरेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू सो मच। और मुझे उम्मीद है कि आप सब ज़रूर इस मूवी को देख के बहुत कुछ देखने, समझने को, सुनने सीखने को और देखने को मिलेगा आपको। और एक ब्यून ह्यूमन एक्टर्स हैं जिनकी ज़िंदगी में कुछ इंशाल्लाह, शुक्रिया बहुत-बहुत अलीना वक़्त निकाल के हमसे बात करने के लिए, और हम वेट नहीं कर सकते कि आपको 27वीं को हम लोग बिग स्क्रीन पे देखें इन एक्शन। जी, बहुत शुक्रिया आपका भी, और थैंक यू सो मच रेडियो आज़ाद का भी, कि ये वाक़ई में आज़ाद है, क्योंकि देखिए आप वहाँ बैठी हुई हैं, वीडियो करती हैं, मुझे मौका दिया, और मैं ईद मुबारक भी कहूँगी सबसे, क्योंकि एडवांस में ईद मुबारक कहना चाहूँगी, क्योंकि अब बिल्कुल, आपको 2 भी दिन बाद ईद बहुत-बहुत भी है। बिल्कुल, बहुत-बहुत आपको भी ईद मुबारक हो और इंशाल्लाह आपसे हम लोग जल्द बात करेंगे। थैंक यू सो जी, मच बहुत अलीना। शुक्रिया। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। सलाम। So, I don't know about you, but I can't wait to watch Alina Khan on screen in action doing the great work that she's doing by representing a community that has been marginalized for so long. So we have just a few tickets left. Don't forget to go and buy them on Eventbrite. We have the screening happening on Thursday, April 27th at the Angelica. See you there.